फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं विकलांग साथी ट्रस्ट पर लेकर हाजिर हूं आरती झा की कहानी, जो नोएडा से हैं और वो बहुत अच्छी कविताएं और कहानियां लिखती हैं। उन्होंने मेरे पास अपनी एक कहानी भेजी थी, प्रिस्क्रिप्शन। और ये कहानी हमें दर्शाती है कि जब भी हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम प्रॉब्लम को फेस करने के बजाय उसके बारे में सोचने लगते हैं, और जिसकी वजह से हम अंदर से ही अंदर ही कमज़ोर हो जाते हैं। और जब हमारे अंदर लड़ने की क्षमता नहीं होती तो वो प्रॉब्लम हमें पूरी तरह से घेर लेती है। आज ये कहानी कुछ इन्हीं बातों की तरफ इंगित कराती हुई है। स्कूल से आकर जो ही मैं रूम में बैठी, मुझे कुछ अजीब सा फील हुआ। मैंने अचानक महसूस किया सब कुछ जैसे मुझे धुंधला धुंधला नज़र आ रहा है। मैं हड़बड़ा कर रूम में टहलने लगी। अरे क्या हो गया मुझे? मैंने दीवार पर टंगे हुए कैलेंडर को देखा, वो मुझे धुंधला नज़र आ रहा था। सब कुछ धुंधला दिख रहा था। घड़ी की सुइयाँ और जो है ब्लैक दिख रही थी। सारा सामान मुझे धुंधला दिख रहा था। यहाँ तक कि टेलीविज़न पर एंकर्स की शक्ल तक मैं नहीं देख पा रही थी। मेरे अंदर से मुझे लगा कि मुझे ऐसा क्या हो गया जो मुझे इतनी दिक्कत हो रही है। मैं आंसू भरी आंखों से मैंने तुरंत ब्लड प्रेशर की मशीन लिया और अपनी बीपी चेक करने लगी। मेरी बीपी 175 और 110 थी, थोड़ी बढ़ी हुई थी। मैं आंखें बंद कर लेट गई। मैंने तुरंत जो है अपना ब्लड टेस्ट करवाने के लिए कॉल किया और अपने कई सारे टेस्ट करवाए, और टेस्ट कराकर मैं अपने डॉक्टर से मिलने हॉस्पिटल चली गई। मैं वहाँ पर बैठकर सोच रही थी, जाने क्या हो गया है मुझे, जाने क्यों मुझे ऐसा सब हो रहा। कहीं मुझे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई है, या नॉर्मल कुछ ऐसे ही है। और ये मैं सोच ही रही थी, तभी डॉक्टर ने अंदर मुझे मिलने के लिए बुलाया। मैं अपनी रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास गई और वहाँ मैं थोड़ी देर बैठी रही। मैं डॉक्टर के चेहरे पर चढ़ते उतरते भाव को पढ़ने की कोशिश कर रही थी कि आखिर मुझे हुआ क्या है, मुझे ऐसी कौन सी बीमारी हो गई है जो मुझे इतनी दिक्कत हो रही है। डॉक्टर साहब बड़े ध्यान से सारी रिपोर्ट देख रहे थे और थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, हार्ट ब्लॉकेज है, आपको ये दवाएं जल्दी शुरू करनी पड़ेगी वरना देर हो जाएगी। आप लापरवाही मत कीजिएगा, टाइम से दवा लीजिएगा, टाइम से सब कुछ खाइएगा पिएगा और ध्यान रखिएगा अपना, वरना देर हो जाएगी, हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर ने ये कहते हुए प्रिस्क्रिप्शन मेरे हाथ में देते हुए कहा। आज मुझे वो डॉक्टर नहीं बल्कि मेरे सामने बैठा हुआ कोई यमराज दिख रहा था। भला मैं मन ही मन सोच रही थी, भला ऐसे कोई मरीज से कैसे बात कर सकता है। डॉक्टर ने मुझे ऐसे क्यों कहा कि कहीं देर हो जाएगी? क्या कहीं सचमुच में कहीं देर तो नहीं हो गई? मैं वहाँ से उठी और भरे हुए कदमों से अपने डॉक्टर के केबिन से बाहर निकली और अपने घर की तरफ चल पड़ी। मेरे मन में लाखों सवाल गूंज रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जो देर हो जाएगी। ये शब्द मेरे कानों में सूल की तरह चुभ रहे थे और गूंज रहे थे। मैं घर आई तो मेरा बेटा जो छोटा ही था वो मुझसे लिपटते हुए उसने कहा, मम्मा मैगी बना दो ना। मैं झुझला कर बोली, जा बना ले, जा खुद बना ले। मैं नहीं होऊंगी तो तुम्हारी ये छोटी छोटी फरमाइशें कौन पूरी करेगा? मेरे बिना जीना सीख ले, कुछ काम खुद करने लग। मेरी आवाज़ भर्रा सी गई। मैं प्रिस्क्रिप्शन वहीं पर रख कर रोने लगी। मेरे पति पर्चे पर सरसरी निगाह डालते हुए बोलने लगे, अरे तुम परेशान फालतू में हो रही हो, डॉक्टर ऐसे ही डराते हैं, और अगर डॉक्टर्स ऐसे ना डराएं तो मरीज़ लापरवाही करते हैं। तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा, कल से दवाएं शुरू हो जाएंगी, तुम ठीक से खाने पीने लगना, सब कुछ सही हो जाएगा। और चलो चेंज करो, खाना खाओ, मौज करो, कुछ ऐसा नहीं होगा।
मेरी सांस जैसे रुक ही गई थी। मैं प्रिस्क्रिप्शन हाथ में लेकर देखती रही। उसे देखते देखते मैं बहुत सी बातें सोचती रही। आखिरकार मैंने अपने पति से कहा, सुनो। मेरे पति ने मेरी तरफ देखकर कहा, हाँ बोलो, क्या हुआ? अगर मुझे कुछ हो जाए तो प्लीज़ दूसरी शादी मत करना। तुम्हें तो पत्नी मिल जाएगी, पर मेरे बेटे को माँ नहीं मिल पाएगी। मेरा बेटा सौतेली माँ के भरोसे अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाएगा। तो मेरे लिए बस इतना करना कि तुम शादी मत करना। मेरी आवाज़ ये कहते कहते आंसुओं से भीग गई और भर आ गई। मैं उस समय मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, मुझे सिर्फ मेरा बेटा दिख रहा था। मैं उसे बेतहासा चूमने लगी और अपने कलेजे पे चिपका कर रोती रही। मेरे पति मेरी ये बातें सुनकर उन्होंने मुझे घूरा और गुस्से में मेरी तरफ पीठ कर सो गए। मुझे बहुत अजीब लगा। कभी कभी तो मुझे इन पुरुषों का तो समझ में ही नहीं आता कि ये सच में पत्थर दिल होते हैं या पत्थर दिल होने का बहाना करते हैं। क्या इन्हें बुरा नहीं लग रहा है कि मेरी तबीयत इतनी ख़राब है और कल मुझे अगर कुछ हो जाएगा तो इनकी भी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी? क्या इन्हें बुरा नहीं लग रहा है? मैं ये सब सोचती रही। आखिर ये पुरुष इतने कठोर क्यों होते हैं? क्या ये हमें लड़ना सिखाते हैं या ये पुरुष ये दिखाते हैं कि हाँ वो बहुत कठोर हैं या उन्हें कभी रोना नहीं आता? मैं ये सब सोच रही थी कि ये अक्सर हमें थामे रहते हैं, शायद इसलिए अगर कोई तूफ़ान आ जाता है तो ये अड़िग खड़े रहते हैं। मैं अपने पति की तरफ देखकर ये सारी बातें सोच रही थी। फिर मैं अपने बेटे की तरफ देखने लगी और सोचने लगी कि इसे तो पता ही नहीं होगा कि मरना क्या होता है। कल जब मैं मर जाऊंगी तो मेरा बेटा तो हमेशा यही सोचेगा कि मेरी माँ कैसी थी कि जो मुझे छोड़कर चली गई। उसे मेरे लिए रुकना था। मेरे आँखें आंसुओं से भर आईं और मैं अपने बेटे को चिपका कर रोने लगी कि बेटा, मम्मा तुम्हें कहीं छोड़कर नहीं जाएगी, तुम्हारे पास ही रहेगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अपने बिस्तर पर करवटें बदलती रही, ईद सोने की कोशिश करती रही और सोचती रही कल मैं नहीं रहूँगी तो मेरे बच्चे की परवरिश कैसी होगी और मेरा घर जिसको मैंने तिनका तिनका जोड़कर सजाया है उस घर का क्या होगा। मैं ये सारी बातें सोचती रही। मेरे कानों में डॉक्टर्स की वो आवाज़ गूंज रही थी, जल्दी करिए वरना देर हो जाएगा। देर हो जाने से मतलब क्या था, ये मेरी समझ में आ नहीं रहा था। मैं उस बात पर बार बार सोचने की कोशिश कर रही थी, आखिर इसका मतलब क्या है? क्या मैं अब नहीं बचूंगी या शायद मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं ना बचूं? मैं अपने बिस्तर पर करवट बदलती रही और ना जाने कब अपने बिस्तर से उठकर बहुत दूर घर से निकल आई। मैं चलती गई। रास्ते में जब पाँव में मेरे कंकड़ चुभे तो मुझे ख्याल आया कि मैंने चप्पल भी नहीं पहना है। मैं घर लौटने के लिए पीछे मुड़ी, तभी मैंने देखा कि मेरा घर तो बहुत पीछे रह गया है। मैं कब ना जाने चलते चलते बेसुध होकर इतनी दूर आ पहुंची कि मुझे अपने घर पर जाने का ख्याल ही नहीं रहा। मैं कहाँ खड़ी हूँ, मैं कौन सी जगह पर खड़ी हूँ, ये भी तो मुझे नहीं पता था। मैं आखिर इतनी दूर कैसे आई, ये भी तो मैं नहीं समझ पा रही थी। तभी मेरा दिमाग छन्ना गया कि क्या मैं पागल हो जाऊंगी? मैं ये सब कैसे, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। मैं घर से निकल आई और मैं क्या करूं? अब तो मैं कहीं जा भी नहीं सकती। तभी मैंने देखा कि एक बरगद का विशाल वृक्ष सामने है। मैं उसके नीचे बैठ गई और आंखें बंद करते हुए मैं वहाँ पर टेक लगाकर बैठी हुई थी कि जैसे ही मैंने आंखें बंद किया मेरा पूरा जीवन फिल्म की तरह मेरे आँखों की आगे घूम गया। मेरा बचपन कितना सुंदर था। मैं, बाबूजी, भाई बहन, जीवन तो बस उसको जीना कहते हैं। उसके बाद लोग जीने की औपचारिकता मात्र हर जगह हो जाती है। हर जगह धोखा, हर जगह दिखावा और हर जगह बनावटीपन।
प्रिस्क्रिप्शन को मैंने जोर से पकड़ के रखा था। अपनी आस्तीन से अपने आंसुओं को पोंछे जा रही थी और मैं रोई जा रही थी। मैं सोच रही थी कि लोग अक्सर दिखावा करते हैं अपनापन होने का, धोखा देते हैं, दर्द देते हैं। ज़िंदगी में रखा क्या रहता है? कुछ नहीं, अगर इंसान हर तरफ सिर्फ नफ़रत भरी हुई है। तभी किसी ने जैसे आवाज़ दिया मुझे पीछे से, क्या हुआ? मैं वो आवाज़ सुनकर रोने लगी। मैं हार गई। सबको भी पॉजिटिव होने का ज्ञान बांटने वाली आज खुद मैं हार गई। आज मैं अपने ही दर्द से नहीं लड़ पा रही हूँ। फिर तो तुम सच में हार गई। तुमने जो मान लिया कि मैं हार गई। वैसे एक बात सच बताऊं, ये हार जैसा कुछ नहीं होता। या तो लोग जीतते हैं या फिर सीखते हैं। समझी? वो मेरे सर पर हाथ पैर फेर रहा था और उसका स्नेह पाकर मैं बोलती चली गई। इस दुनिया में मैंने उस इंसान से कहा कि इस दुनिया में सब स्टेटस, रुतबा, ओहदा बस यही देखते हैं। आप बताओ, किसी के दिल में जगह बनाने के लिए क्या ये सब काफ़ी है? नहीं ना। आप एक अच्छे इंसान हो, क्या ये काफ़ी नहीं है? क्या रुपया, पैसा, रुतबा काफ़ी है? आपको छल नहीं आता, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, आपको दर्द है कि नहीं दर्द है, ये सब कोई महसूस नहीं करता। सबकी हेल्प करने के लिए मैं हमेशा सबके आगे खड़ी रही। मैंने कभी भी किसी के साथ छल नहीं किया, किसी के साथ कोई जो है धोखा नहीं किया। और मैं आज खुद की हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। मेरी गाड़ी अपनी पट्टी छोड़ किधर जाने को मुड़ रही है। और शायद इस आखिरी वक्त में मुझे किसी की भी अच्छाई याद नहीं आ रही है। मुझे सबकी बेरुखी याद आ रही है कि किस तरह सबने मुझे दर्द दिया है, किस तरह मैंने अपनी लाइफ में संघर्ष किया है। मुझे आज ये सब याद आ रहा है। मैं अपनी बिखरी बातों को फिर से समेटने लगी। जिस पर भरोसा किया वही झूठा निकला, जिस पर शक किया वो रूठ गया। क्या करूं? कहाँ कहाँ अपने आप को साबित करूं? किस पे भरोसा करूं मैं? अचानक उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। किसी पे नहीं, बस खुद पे भरोसा रखो। और हाँ, पहले ये आंसू पोंछ डालो। जानती हो, अगर आंखों में आंसू होते हैं तो हमें कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता है, ना रास्ता, ना मंजिल। और ये आंसू जो है, तुम उनके लिए बिल्कुल मत बहाया करो जो तुम्हें दर्द देते हैं, जिनके मन में तुम्हारे लिए कोई भावना नहीं है, जिनके नज़रों में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, जिन्हें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। ये आंसू तुम मत बहाया करो। अचानक वो मेरे आंसू पोंछने लगा। अचानक मुझे ख्याल आया। एकाएक मैं अपने ख्यालों से जागी और मुझे लगा ये कौन है। मैं छिटक कर दूर जाकर खड़ी हुई और चिल्ला कर बोली, कौन हो तुम? मेरे सामने एक धुंधली सी आकृति देखकर मैं डर गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भूत। मैं भागने लगी, पर उसकी ताकतवर बाजुएं मुझे अपने पास खींच लाई। ओह, तुम औरों जैसे निकली। तुमने भी मुझे गलत समझ लिया ना। मैं तो तुम्हारे अंतर की आत्मा हूँ, तुम्हारा भगवान हूँ। भगवान? आखिर भगवान मुझ जैसी को क्यों दर्शन देंगे? आखिर मैंने इतना कौन सा अच्छा कर्म किया है जो भगवान आ जाकर मेरे सामने खड़े होंगे? क्यों? तुम क्या इतनी बुरी हो जो तुम्हें मैं दर्शन नहीं दूंगा?
नहीं। फिर तुमने ये क्यों कहा? मैं उससे हाथ छुड़ाकर दूर जाना चाह रही थी। मैं उसे सिर्फ महसूस कर पा रही थी, पर कुछ भी नहीं दिख रहा था। मैं कुछ भी नहीं देख पा रही थी। ओह छोड़ो, मैं अपरिचितों से बात नहीं करती। तुम्हारा तो मुझे अस्तित्व भी नज़र नहीं आ रहा है। तभी उसने कहा, अच्छा, हवा तुम्हें दिखती है क्या? उसने कभी अपने होने का प्रमाण मांगा है? मैं चुप हो गई। बहुत परेशान होना। मैं रोने लगी। हाँ, मैं परेशानियों से हार चुकी हूँ। अब जीना नहीं चाहती। आखिर कोई तो वजह हो जिसकी वजह से मैं जीऊँ। मेरे आंसू प्रिस्क्रिप्शन के शब्दों को बिखेरने लगे। अच्छा, बस एक बात सुन लो, भगवान ने कहा। उसकी अंतरात्मा ने कहा कि एक बात सुन लो, राह चलते कभी कुत्ते ने तुम्हारा पीछा किया है? ओह, मैं परेशान हो गई। यहाँ तो मैं प्रॉब्लम में हूँ और इन्हें कुत्ते और बिल्ली की पड़ी हुई है। बताओ ना प्लीज़। हाँ, कई बार। फिर तुम भाग जाती होगी। तुम तो डरपोक हो ना? नहीं, मैं पलटती हूँ और जोर से चिल्लाती हूँ, धत। शाबाश। फिर क्या? वो भाग जाते हैं तुम दबा के। और मैं ये कहकर खूब जोर जोर से हंसने लगी, ताली बजाकर, जैसे मैं अपनी जीत का जश्न मना रही हूँ। बस यही तो ज़िंदगी है। आप अपनी प्रॉब्लम से जितना दूर भागोगे, वो आपको उतनी दूर भगाएगी। जब भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आए तो आप एक बार पलट कर बोल दो, स्टॉप, मैं लड़ूंगी, मैं जीतूंगी और तुम मुझे हरा नहीं सकते। देखो परेशानियाँ कैसी भागती हैं दुम दबा के। मैं मुस्कुरा पड़ी। सूरज की पहली किरण जब आंखों पे पड़ी तो मैंने अपने आप को बिस्तर पर पाया। मैं सोचने लगी कि मैं तो अभी कहीं बाहर थी। फिर मुझे ध्यान आया, ओह, कहीं ये सपना तो नहीं था। और ये सब प्रिस्क्रिप्शन फिर भी मेरे हाथ में था और मैंने उस प्रिस्क्रिप्शन को हवा में खुशी से उछाला। इसके बाद मैं आईने के सामने आ गई। आज मैं आईने के सामने जब मैं खड़ी थी तो मैं काफ़ी खूबसूरत खुद को देख रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी और मेरे बाल बिखरे हुए थे। मेरा खोया हुआ जैसे आत्मविश्वास वापस आ गया था। आज मैं बहुत खूबसूरत खुद को, मैं बहुत सुंदर लग रही थी। तभी अंदर से जैसे किसी ने आवाज़ दिया, तुम्हें मेरा अस्तित्व नज़र आया? मैंने उस आवाज़ को दिल से ही सुना और मुस्कुराकर बोली, और तभी मेरी आत्मा से मैंने एक वादा किया कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं हर प्रॉब्लम से लड़ूंगी और जीतूंगी। मैं अपनी हर बीमारी से लड़ूंगी और जीतूंगी और मैं जीत कर सबको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी प्रिस्क्रिप्शन जो आरती झा ने नोएडा से भेजा था और ये कहानी मैंने आप लोगों को सुनाई और मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। और फिर जो है वो बहुत अच्छी कहानियाँ, इनकी कहानी मैंने जैसे ही पढ़ा मुझे बहुत अच्छी लगी। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और है, हमारे डॉक्टर्स तो हमसे कहेंगे ही कि आपको जो है आप अपना ध्यान रखिएगा वरना देर हो जाएगी। वो तो इस वजह से कहते हैं ताकि हम अपने अंदर की मतलब हम हारे ना और हम अपने प्रति लापरवाही ना करें। और अगर जो है हम से वो कह देते हैं कोई बात नहीं, आप ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो हम लोग अपने प्रति काफ़ी लापरवाही करते हैं। लेकिन कोई भी बीमारी अगर है या कोई प्रॉब्लम है और हम उससे भागते हैं या उसको सोचते हैं कि हाँ चलो ठीक है ये सही हो जाएगा, तो
उस बीमारी से जितना दूर हम भागेंगे उतना वो बीमारी हमारी पीछा करेगी, और या बीमारी हो या प्रॉब्लम उतना ही हमारी पीछा करेगी। तो इस वजह से हमें भागना नहीं चाहिए, हमें जो है उससे लड़ना चाहिए, उसकी हर, क्योंकि देखिए अगर हम लड़ेंगे तभी तो हम जीतेंगे, और नहीं जीतेंगे तो हारेंगे अगर, तब भी हमें सबक मिलेगा और हमें कोई ना कोई सीख मिलेगा। और कहते हैं ना कि हर हार में कुछ ना कुछ सीख छुपी हुई होती है, और जिसकी वजह से हम चाहे जितना भी अगर किसी चीज़ किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो अगर हारेंगे, अगर हार जाएंगे तब भी कुछ सीखेंगे, और जीत जाएंगे तो हमारा आत्मविश्वास और आगे आएगा। तो फ्रेंड्स, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हमें अपने अंदर से खुद को हमेशा मजबूत रखना चाहिए, हमेशा लड़ना चाहिए किसी भी प्रॉब्लम से, चाहे वो बीमारी हो या प्रॉब्लम हो। तो इस कहानी का मकसद यही था, और ये कहानी मुझे आशा है आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तभी मैंने उनसे कहा था सुनाने के लिए कि मैं इसको सुनाऊँगी, और उन्होंने भी कहा था कि हाँ, तो बहुत बहुत प्यारी कहानी है, तो आप लोग भी ज़रूर सुनिएगा। और हाँ, अगर ये कहानी पसंद आती तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ इसी के साथ, तब तक के लिए बाय।